नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इसरो में सतीश धवन का पेपर हुआ और 4 जून 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन पेपर था, टोटल 80 क्वेश्चन आए थे। शाम 4:30 से 6:30 बजे 2 घंटे का समय दिया था। ऑफिशियल आंसर की आएगी तो फाइनल सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे। अभी हम मोटा मोटी ये देख लेते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। मुझे लगता है आज का पेपर बड़ा शानदार रहा। पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से ये एकदम सटीक पेपर था। मेरा मानना है कि इसी तरह का पेपर होना चाहिए। वास्तव में एक कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप टेस्ट लेते हैं तो इसी तरह का होना चाहिए। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं उनका सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। इसरो का पेपर था, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है उसका ये पेपर था और बात कर रहा हूँ मैं आज 4 जून 2022 की। और माय डियर, इवनिंग शिफ्ट में हुआ, शाम 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हुआ था। टोटल इसमें 80 क्वेश्चन आए थे और लगभग सभी थ्योरी से ही थे। एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स का था। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी मोटा मोटी जो है अभी कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों से, और जो मोटा मोटी अच्छे क्वेश्चन हैं ना उनको अपन देख लेते हैं। बाकी तो पूरा पेपर जब आएगा तो अपन सॉल्यूशन करवा ही देंगे। सबसे पहला सवाल जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सवाल पूछा कि रोधन प्रतिरोध टेस्ट करते समय टाइम कितना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक हम ये पढ़ते आए इंसुलेशन प्रतिरोध किससे टेस्ट किया जाता है, किस इकाई में किया जाता है, लगभग वोल्टेज कितनी है, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना है। बहुत सारे बच्चे समय के बारे में कम जानते हैं। हालांकि जिस बच्चे ने आंसर की सेंड करी ना, मतलब क्वेश्चन भेजे, वास्तव में उस बच्चे का बिल्कुल सटीक उत्तर है। ये बहुत अच्छी बात है। आप इतना अच्छा पढ़ते हो, मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है यार। इस तरह के क्वेश्चन आप सही करके आते हो ना, तसल्ली मिलती है कि वास्तव में बच्चे बहुत प्रिपेयर हैं। ये आपकी मेहनत है, किसी दूसरे का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा, नहीं, ये भाई आपकी मेहनत है, बहुत अच्छी मेहनत है। बस आप लगातार मेहनत करते रहें, कामयाब जरूर होंगे। 1 मिनट का समय होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। यानी ऐसे नहीं कि मैगर की लीड आपने लगाई और हटा ली और बोले जी नहीं इंसुलेशन प्रतिरोध तो 1 मेगा ओम से कम आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 1 मिनट रुकना होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट और जो अच्छे क्वेश्चन है ना वही करवाऊंगा मैं दोस्तों। सवाल पूछा कि किस लैंप का CRI पूरा नाम होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। मैंने करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, और काफ़ी बच्चों ने तो खैर कोर्स जिन्होंने लिया होता है वो तो पर्सनली बहुत सेंड किया उन्होंने कि जी बिल्कुल वहीं से आया सारा। किस लैंप का CRI अन्य की तुलना में उच्च है। ये नहीं कहा कि अधिकतम किसका है, तो अधिकतम तो होता है इनकेंडिसेंट लैंप और हेलोजन लैंप का 100 होता है पूरा CRI, कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ कंपेरेटिवली क्या किया, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, मेटल हैलाइड और LED के ऑप्शन दिए। माय डियर, इसमें मेटल हैलाइड ही आएगा, ठीक है। मेटल हैलाइड लैंप जो है इसका बाकी इन चारों से तुलना करने पर CRI यानी कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो बहुत अच्छा होता है। आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल पूछा कि अधिकतम आयु यानी बैटरी की लाइफ ज़्यादा चले, उस अधिकतम आयु के लिए 120 एम्पियर आवर की कैपेसिटी है, 12 वोल्ट रेटिंग है बैटरी की और 20 C रेटिंग है। माय डियर, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पूछा कि बैटरी का डिस्चार्जिंग रेट कितना है, मतलब डिस्चार्जिंग दर पूछी। देखो मैंने कितनी बार बताया है, स्पेशल है ना, इस शब्द पर तो मैंने जोर दे देकर बताया है। C रेट बैटरी के डिस्चार्जिंग का ही संकेत करती है और ये C हमेशा टाइम को संकेत करता है। वो ये कह रहा है कि इस बैटरी को आपको 20 घंटे तक काम में लेना है
माय डियर 120 एम्पियर आवर में से 20 घंटे जब समय डिसाइड हो ही गया तो करंट कितना आएगा? 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर इसका उत्तर आना था। बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट सी रेट में व्यक्त की जाती है। मैंने कई बार टेस्ट क्वेश्चन आपको दिए थे। आई होप कि आप चीज़ों को हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ते हैं। आगे देखो, सवाल पूछा कि कोगिंग और क्राउलिंग किस से संबंधित है। क्वेश्चन देखो, है ना, मतलब कोगिंग और क्राउलिंग की डेफिनेशंस क्या है, रीज़न क्या है, ये चीज़ें नहीं पूछी। केवल आपसे इतना पूछा कि कोगिंग और क्राउलिंग जो होती है वो किससे रिलेट करती है। और बड़ा सिंपल आंसर है, हर दिन पढ़ते आए हो, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर से संबंधित है ना। अगर डिटेल जानना चाहते हो तो कोगिंग और क्राउलिंग की मैंने थ्योरी की क्लासेस दी हुई है। आप हमारे इंडक्शन मोटर वाले थ्योरी की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से इन दोनों को अच्छे से पढ़ें। मैंने कारण सहित उत्तर बताया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी दी थी। आगे देखो, लोड को सप्लाई देने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ध्यान से समझना, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर ऐसा है जिसे लोड को सप्लाई देने के लिए यूज नहीं कर सकते? ऑप्शन थे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेटर ट्रांसफॉर्मर और यंत्र ट्रांसफॉर्मर। माय डियर, यंत्र ट्रांसफॉर्मर को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मेजरमेंट के काम आते हैं, लाइक सीटी और पीटीए, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर के साथ हम इनका उपयोग करते हैं, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ही इसका सही उत्तर आपको करना था कि हम इसका जो है वो उपयोग लोड को आपूर्ति देने के लिए नहीं करते। क्वेश्चन देखकर लग रहा है ना थोड़ा सा कि हाँ ठीक है जी, अच्छा है, मतलब इसे आप आसान नहीं बोल सकते। एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये क्या था गुरुजी। हाँ, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उनके लिए ज़्यादा कोई प्रेशराइज वाला नहीं था। आइए ज़रा छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ठाक सिंपल क्वेश्चन था। देखो, ट्रांसफार्मर के बारे में है। 220 वोल्ट ओब्लिक 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाला एक ट्रांसफार्मर है। कहते हैं कि इस ट्रांसफार्मर को यदि 110 वोल्ट प्रदान करें प्राइमरी साइड तो आउटपुट वोल्टेज बताओ कितनी है। भाई सीधी सी बात है, ठीक है ना। सवाल क्या था, यही है ना। हाँ सॉरी, 220 वोल्ट ओब्लिक 6 वोल्ट है, सॉरी 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में स्टेप डाउन करने वाला ट्रांसफार्मर है। जब हम उसको 220 वोल्ट की जगह अगर 110 वोल्ट ही देंगे तो आउटपुट भी जस्ट हाफ हो जाएगा। वो आउटपुट में भी हमें कितनी वोल्टेज देगा, फिर 3 वोल्ट देगा, ना कि 6 वोल्ट। ये ध्यान रखना, क्योंकि सेकेंडरी साइड में मिलने वाली वोल्टेज प्राइमरी साइड की वोल्टेज से डिपेंडेंट होती है। रेशियो जो होता है ना ट्रांसफार्मर का वो फिक्स है। टर्न प्रति वोल्ट का मान प्राइमरी और सेकेंडरी में समान होता है, वोल्ट प्रति टर्न का मान भी समान होता है, इसलिए उन चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपने इनपुट ही रिड्यूस कर दिया, ये कंफर्म है, डेफिनेटली आउटपुट विल रिड्यूस, आउटपुट भी घटेगा। ठीक है बात है। आ जाओ जरा आगे देखो और क्या पूछा। ट्रांसफार्मर से ठीक ही क्वेश्चन आए थे कुल मिलाकर के। हाँ, एक ये देखो यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये अच्छा क्वेश्चन था। वायुयान में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? और माय डियर इसका उत्तर है 400 हर्ट्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर धन्यवाद दो इस बच्चे को, इसने आंसर भी 400 हर्ट्ज लिख रखा है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है यार। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सही करे आते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। आओ जरा हम बात करते हैं 400 हर्ट्ज क्यों गुरुजी? जनरली तो 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज होता है, तो कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना तो मोटर और ट्रांसफार्मर का
साइज जो होता है ना वो घटता है, लेकिन कहते हैं कि मोर फ्रिक्वेंसी टेक मोर पावर, यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पावर तो ज़्यादा होगी, लेकिन साइज़ घट गया। अब साइज़ घटने से फ़ायदा ये हुआ कि स्मॉलर एंड लाइटर हो गया, यानी हल्का हो गया वज़न में भी। साइज़ घट गया, वज़न कम। भविष्य में अगर कोई आपसे ये पूछे कि वायुयान में फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज क्यों लेते हैं, तो आपको क्या बताना है? अधिक फ्रिक्वेंसी अधिक पावर डिलीवर करता है, तो पावर हमें ज़्यादा मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्वेंसी बढ़ने से ट्रांसफार्मर और मोटर दोनों का साइज़ घट जाता है, यानी कि एक तो पावर ज़्यादा दे रहा है, साथ में साइज़ कम हुआ जिससे वज़न कम हो गया। तो एयरक्राफ्ट में तो हमें हल्की चीज़ें ही चाहिए ना, समझ रहे हैं? चलिए ज़रा आगे देखो क्वेश्चन, किस विद्युत में फेरेंटी प्रभाव होता है? यार ये तो मैंने कितनी बार पढ़ाया, आपको रोज़ पढ़ाया है ना। ऑप्शन थे हल्का भार और लंबी दूरी, तो ये दोनों ऑप्शन जिसमें एक साथ थे वो आएगा। हाई वोल्टेज एसी लाइन में जब लाइन पर लाइट लोड हो, यानी हल्का भार हो, या फिर लाइन पर लोड हो ही नहीं तब, और लंबी दूरी की लाइन हो तो रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है। रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। बढ़ने का ये जो परिघटना होती है, ये जो फिनोमेना होती है, इसे हम फेरेंटी प्रभाव बोलते हैं। एंड रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है? कारण होता है कि जब लाइन की लेंथ बढ़ती है तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, इसलिए उसमें फेरेंटी प्रभाव भी नहीं होता। लाइन की लंबाई बढ़ने के साथ उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। कैपेसिटर के कारण, कैपेसिटेंस यानी धारिता के कारण लाइन में एक चार्जिंग करंट का फ्लो होता है जो एडिटिव प्रकृति की, पोलैरिटी की एक वोल्टेज देता है, तो वो वोल्टेज उसमें ऐड हो जाती है और फाइनली रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाती है। खैर मुझे लगता है ज़्यादा ही कुछ इंग्लिश के शब्द हो गए, लेकिन ये थ्योरी ऐसी है कि इंग्लिश में ही समझा सकते हैं इसको। आइए ज़रा 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 220 kV पर कौन सा सर्किट ब्रेकर काम में नहीं लेंगे? कहते हैं कि गुरुजी ऑप्शन था MOCB, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इसका उपयोग नहीं होगा। OCB है लगभग 11 किलोवोल्ट तक ही काम में लेते हैं, इससे हायर तो हो ही नहीं सकता ना। ABCB काम में लेंगे अगर इससे ज़्यादा ऊपर लेना है। और देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, इसमें अंगूठा किसे दर्शाता है? तो लेफ्ट हैंड रूल यही है ना। तो चालक की गति की दिशा बोल दो या टॉर्क की दिशा बोल दो, बात एक ही है। दोनों में से क्या ऑप्शन थे आप देख लेना, है ना। चालक की गति दिशा या फिर टॉर्क की दिशा, एक ही बात है। जो ऑप्शन आपको मिला वो आप कर सकते हैं। अभी भी एक सवाल बड़ा और पूछा कि AC मोटरों की तुलना में DC मोटरों को पसंद क्यों किया जाता है? AC मोटर की तुलना में DC मोटर क्यों पसंद की जाती है या क्यों प्राथमिकता देते हैं? स्पीड कंट्रोल बेटर होता है DC मशीनों का। अगर ये ऑप्शन है तो सबसे सटीक उत्तर है। वाइड रेंज में स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड में वेरिएशन हम मैक्सिमम ला सकते हैं। इंडक्शन मोटर में तो पोल बदलो, RPM 3000 से सीधी 1500 पर आ जाती है। DC मोटर में वार्ड-लीनियर्ड विधि का उपयोग अगर आप करें, इवन आप 2, 4, 5, 10 RPM का भी वेरिएशन चाहते हैं तो कर सकते हैं। सूक्ष्म नियंत्रण संभव है, वाइड रेंज में संभव है, इजी कंट्रोल मेथड होता है। तो मुझे लगता है स्पीड वाला ऑप्शन यहाँ मोस्ट सूटेबल रहेगा। आप मुझे बताइए ज़रूर ऑप्शन कौन सा आया था। अगला देखो, कॉपर की कोई वायर है, उस तार का कह रहे हैं कि अगर व्यास 2 गुना कर दें तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली में से किसी बच्चे ने पूछा भी था यार, है ना। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। यदि आप व्यास को 2 गुना करते हैं ना
तो एरिया 4 गुना हो जाता है। जब क्षेत्रफल 4 गुना होता है तो रेजिस्टेंस जो है ना वो 1/4 हो जाता है। एंड जब रेजिस्टेंस 1/4 हुआ तो करंट फिर 4 गुना हो गई। कुल मिला के उत्तर क्या करना था माय डियर, उत्तर करना था 4 टाइम्स, यानी जो करंट है वो 4 गुना बढ़ जाती है, धारा 4 गुना आगे बढ़ गई। ठीक है। और देखो क्वेश्चन बहुत सारे आए क्वेश्चन, लेकिन वही बात है ना, है लेवल इसी तरह का, तो करवा देंगे बाकी आपको। और अलग वीडियो में एक बार के लिए अपन इतना ही लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन थे, और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप देखोगे नहीं। साथ में मेरे पास भी वो कहते हैं ना कंटेंट की भारी कमी है, तो एक की बजाय 2 वीडियो बना देंगे, फिर और क्या करें, है ना। चलो कोई बात नहीं, कुल मिलाकर इतना ही था, मेन यही था। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए ना वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन और बच्चे भेज रहे हैं ना, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आप यदि पेपर देकर आए हैं ना तो आपका पेपर ओवरऑल कैसा रहा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें। और हाँ, ऐप डाउनलोड करो यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत धन्यवाद सभी को।